विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। हर किसी एज ग्रुप को इफ़ेक्ट कर रही है, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो यंग हो या बच्चे हों। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स दिखाता है जो हम देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, बट हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसे ही हो रहा होगा, बट वो शायद विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं बातों पर चर्चा करूँगी कि कौन कौन सी वो रिस्क फैक्टर हैं, जो कौन कौन से वो लोग हैं जिनको अपनी केयर करनी चाहिए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनको हो सकती है, या फिर ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं और जिसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं, और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम इजीली विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को हम ले सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये हमें सन एक्सपोजर से मिलता है। जो हमारी बॉडी है, जब हम सन में एक्सपोज्ड होते हैं तो हमारी जो स्किन है वो विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है। विटामिन डी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है। कैल्शियम जो हम लेते हैं, हम सोचें हम कैल्शियम ले रहे हैं, बट अगर विटामिन डी नहीं होगा तो ये हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, क्योंकि विटामिन डी हेल्प करती है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। ये कैल्शियम और इनके एब्जॉर्प्शन, इनके रेगुलेशन के साथ साथ ये नर्व्स में भी, मसल्स में भी और इम्यून सिस्टम में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो भी सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, हम सोचते हैं कि शायद बोन की ही हम प्रॉब्लम लेके चलते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, बट ऐसा नहीं है। ये मसल्स, इम्यून सिस्टम और नर्व्स में भी इफेक्ट दिखाती है। तो जो भी डिफिशियंसी से सिम्टम्स होते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि विटामिन डी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज से हमें मिल सकते हैं। जैसे कि स्किन से मिल सकता है, हमें डाइट से मिल सकता है और हमें सप्लीमेंट से मिल सकता है। विटामिन डी 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। एक तो विटामिन D2 जिसको हम एर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, और विटामिन D3 जिसको हम कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 हमें प्लांट सोर्सेज से मिलता है, विटामिन D3 हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो रिस्क में रहते हैं जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो सबसे पहले हैं वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीड में रहते हैं, जो इन्फेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो माँ का दूध पीते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन मिल्क है वो बहुत ही पुअर सोर्स होता है विटामिन डी का। इसलिए आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको धूप सेकने को कहा जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन मिल्क तो, माँ का दूध तो ले रहे हैं, बट उनको विटामिन डी नहीं मिल रही है। अगर उनको विटामिन डी नहीं मिलेगी तो उनको आगे चल के दिक्कत हो सकती है, जिसको मैं आगे बताऊंगी। तो बच्चों को जो है, जो ब्रेस्ट मिल्क में रहते हैं, तो उनको जो है विटामिन डी के लिए धूप का सेवन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिल सकती है। उसी तरह से जो ओल्डर पर्सन्स होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि जो उनकी स्किन है, अगर वो धूप में बैठते हैं तो उनकी स्किन जो है उस अमाउंट में विटामिन डी नहीं प्रोड्यूस कर पाती है जितना वो यंग स्टेज में करते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, जो किडनी है वो उतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं करती है उस स्टेज में कि वो ऐसे जो विटामिन डी हम लेते जो हैं उसके बाद जो किडनी होती है वो उसको एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है, कि जिससे हमारी बॉडी उसको यूज़ करे। तो एक्टिव फॉर्म में जो विटामिन डी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है उस स्टेज में, क्योंकि किडनी उतनी अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करती है। फिर होता है कि जो डार्कर पर्सन्स होते हैं, जो डार्क स्किन वाले लोग होते हैं, जिनकी स्किन थोड़ी डार्कर साइड में होती है, तो वो भी जो है उनकी स्किन भी विटामिन डी उतना अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है जितना जो फेयर स्किन वाले होते हैं, जो गोरे होते हैं, उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिल सकती है। फिर ये होता है कि जो क्रॉनिक लीवर या फिर क्रॉनिक किडनी के डिजीज़ वाले पर्सन्स होते हैं उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि जब ये लीवर की या किडनी की डिजीज़ पुरानी हो जाती है, क्रॉनिक हो जाती है, तो उनकी बॉडी
उस एंजाइम को बनाने में उतनी सक्षम नहीं होती है, उतना अमाउंट में वो एंजाइम नहीं बनता है जो विटामिन डी को उसके एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि यही एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो अगर आपका एंजाइम कम बनेगा तो आपके जो विटामिन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है वो भी कम बनेगा और हमारी बॉडी में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसी तरह से जो लोग जिनको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की दिक्कत होती है, जैसे आईबीडी, इरिटेबल बाउल डिजीज़ हो गया, क्रॉन्स डिजीज़ हो गई, या फिर सिंपल लैंग्वेज में ये कहें कि जिनकी बॉडी फैट को उतनी अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, क्योंकि हम जैसे मैंने पहले बताया कि ये विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्यूबल विटामिन है, उसको एब्जॉर्ब होने के लिए फैट की ज़रूरत होती है। तो अगर फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो विटामिन डी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। फिर हम ये देखेंगे कि जो होम बाउंडेड होते हैं, जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जो घर में ही रह के अपना काम करते हैं, जो सन का एक्सपोजर नहीं लेते हैं, उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। और भी एक कारण होता है कि वो पर्सन्स जो ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं कि जिससे कि विटामिन डी का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि स्टीरॉइड्स लेते हैं, एंटी सीजर वाले ड्रग्स लेते हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले ड्रग्स लेते हैं, तो उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसे ये रिस्क वाले जो पर्सन्स हैं कि जिनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनको जो है इनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलेगी। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलती है तो अब हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में ऐसे क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमारे जो बोन है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। बोन की डेंसिटी कम होगी तो बच्चों में रिकेट्स पाया जाता है। बच्चों में रिकेट्स पाया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो उनकी बोन्स हैं बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी जो है उनकी टूट जाए, मतलब कि इजीली फ्रैक्चर हो सकते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो ये बच्चों में है। बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया पाया जाता है। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि बोन्स वीक हो जाएंगे, बोन में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बोन में कैल्शियम नहीं पाया जाएगा, तो बोन की जो डेंसिटी है वो वीक हो जाएगी। तो ये ओल्डर स्टेज में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी तो ईजिली फ्रैक्चर्स की बार बार फ्रैक्चर्स हो रहा है, हम कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कि क्यों हो रहा है, तो शायद ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम की भी कमी हो रही है, इसकी वजह से फ्रैक्चर, इजीली फ्रैक्चर, ऐसा कुछ नहीं किया है कि कुछ वो हुआ, बस थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट हुआ उसी में ही फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ही बताता है। उसी तरह से बॉडी में थकान लगेगी कि ऐसा हमने कुछ किया नहीं है फिर भी हमारी बॉडी थकी थकी सी लग रही है। हमारे मूड चेंजेस हो जाएंगे, मूड स्विंग्स आएंगे, जैसे कि डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, कंसंट्रेशन हमारा लूज़ हो सकता है, एंग्जाइटी की कंडीशन आ सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है कि मतलब हम कुछ इजीली जो है हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ भी बात सहन नहीं कर पाते हैं, एकदम रिएक्ट करते हैं। तो ये भी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। आपके जो मसल्स हैं, मसल्स में पेन हो सकता है, मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं, और जो है ज़्यादातर जो काफ मसल्स होती हैं, जो पिंडलियाँ होती हैं, या फिर जो थाई की मसल्स होती हैं, वहाँ पे आपको पेन, थका थका सा ऐसा महसूस हो सकता है। फिर जो टीथ होते हैं वहाँ पे भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी होगी। तो बच्चों में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो जो दांत हैं वो तो या तो देर से आएंगे या नहीं आएंगे, और जो बड़े हैं उनके दांत टूट जाएंगे, नाखून जो हैं उनके ब्रिटल हो जाएंगे, इजीली टूट जाएंगे, और जो है आपके जो है मसूड़े जो हैं उसमें भी इफ़ेक्ट देखा जाता है, मसूड़े में स्वेलिंग आ सकती है, खून निकल सकता है। तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इम्यून सिस्टम पर भी इफ़ेक्ट दिखाता है, तो इम्यून जो सिस्टम है आपका वो लो हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है, आपको बार बार सर्दी जुकाम, निमोनिया, यूटीआई की दिक्कत, या फिर ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो गए जिसमें गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इंक्लूड होता है, तो वो भी आपको हो सकता है। फिर ये है कि आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, आपके बाल ड्राई हो सकते हैं, आपको हेयर फॉल की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैल्शियम की डेफिशिएंसी में कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम भी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसी तरह से ये भी देखा गया है कि जो स्लीप की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपको दिन में नींद आएगी, तो जो आपकी स्लीपिंग हैबिट्स है वो चेंज हो जाएंगी। रात भर आपको आँख नहीं लगेगी पर दिन में आपको आँख लगेगी, तो ये भी दिखा रहा है। उसके बाद ये है कि कुछ रिसर्च आजकल ऐसा कह रहे हैं कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो जो है इंसुलिन का जो टॉलरेंस है उसको कम करता है। तो इंसुलिन का टॉलरेंस कम होगा तो वो डायबिटीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम देखते हैं कि डायबिटिक पर्सन हो रहा है, डायबिटीज़ उसमें लक्षण दिख रहे हैं, बट वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो इंसुलिन है उसके टॉलरेंस को कम कर सकती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में दिखते हैं, बट शायद हम उसको नेगलेक्ट करते हैं और वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। अब कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में मैं बताऊंगी कि जिनसे हम विटामिन डी को ले सकते हैं और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनकी डाइट में उतना अच्छा जो है सप्लीमेंट, मतलब विटामिन डी नहीं होता है कि जो हमारी बॉडी को फुलफ़िल कर सके, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। तो उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, तो इसलिए उनको सप्लीमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर वो वेजिटेरियन है तो वो सप्लीमेंट ज़रूर लें। अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो जो फ़िश होता है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का, तो उसमें भी साल्मन फिश या फिर ट्यूना फिश जो होती हैं बहुत अच्छी सोर्सेज हैं विटामिन डी की। उसी तरह से जो कॉड लिवर ऑयल है जो कॉड फिश से बनता है उसकी लीवर से, वो भी अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। जो कॉड लिवर ऑयल है वो आपका विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को भी फुलफिल करता है। उसी तरह से हम देखेंगे कि जो काऊ मिल्क है वो भी आपको विटामिन डी कुछ हद तक सप्लाई कर सकता है। सोया मिल्क हो गया, दही हो गया, आप जो अंडा अगर आप खाते हैं तो उसका जो एग यॉक बोलते हैं जो वो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी में बहुत अच्छा काम दिखाता है। चीज़ आप ले सकते हैं और आप आलमंड ले सकते हैं। फिर ये देखा गया है कि जो मशरूम है वो ऐसा प्लांट सोर्स है कि जो विटामिन डी को फुलफ़िल करता है, वो उसको सप्लाई करता है। तो अगर आप मशरूम लेते हैं तो वो भी आपको विटामिन डी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिससे कि हम ईज़िली विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो हमारी जो दिक्कतें हैं जिसको हम जो हैं नेगलेक्ट करते जाते हैं, तो उसको हम इजीली ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने विटामिन डी के जो पूरे कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारा मार्गदर्शन बढ़ाइए। अगर आपको कोई टॉपिक पसंद आता है या किसी टॉपिक पे चर्चा करनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लिख के हमें भेज सकते हैं। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।